Hello everyone, I am Dr. Siddiq. Today we will read about cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जो डेफिनेशन क्या है, अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन क्या है। जो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसका ऑलरेडी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सेल को आउटर इन्वायरमेंट और आउटसाइड जो चीज़ें हैं, जो इन्वायरमेंट है, उसको अलग करते हैं। जिस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के हेल्प से उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसका थिकनेस जो है, मोस्टली जो सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है 70 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है। और सबसे पहले जो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर्स मीटर्स में जो कन्वर्शन, वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर्स एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के सबसे जो सेंटर में रहता है न्यूक्लियस रहता है, और सेल के जो आउटसाइड एरिया होता है उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, जो दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लाइसोसोम्स होते हैं। सेल्स के अंदर जो प्लाज्म होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होता है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, इसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलास। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कौन सा चीज़ों से कॉन्सिस्ट कर रहा है, कौन सा चीज़ों के साथ ये बिल्डअप हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली सेल मेम्ब्रेन तीन चीज़ों से कॉन्सिस्ट करता है। एक है प्रोटीन, सेकंड है लिपिड्स, और थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड टोटली सेल मेम्ब्रेन जो कॉन्सिस्ट होता है उसमें 55% लिपिड रहता है, 40% नहीं सॉरी 55% प्रोटीन रहता है, 40% लिपिड रहता है, और 5% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये जो फ्लो चार्ट, ये हम सबसे पहले ब्रीफली पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको एलेबोरेशन के साथ हम आगे पढ़ेंगे। जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स मोस्टली तीन टाइप के होते हैं, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, सेकेंड है पेरिफेरल प्रोटीन, और थर्ड है लिपिड एंकर प्रोटीन। जो लिपिड्स है, जो 40% सेल मेम्ब्रेन को कंसिस्ट करने के हेल्प कर रहा है, वो तीन टाइप के होते हैं, एक फॉस्फोलिपिड, एक ग्लाइकोलिपिड, और एक स्टेरॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग लिपिड्स पढ़ेंगे। लिपिड्स जो है, इसको हमने तीन डिवीजन में डिवाइड किया। एक है फॉस्फोलिपिड, एक है ग्लाइकोलिपिड, और एक है स्टेरॉल्स। जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये 5 टाइप के होते हैं। एक फॉस्फेटाइडल कोलिन या लेसिथिन, 2 नंबर पे है स्पिंगोमाइलिन, 3 नंबर जो फॉस्फोलिपिड है उसको हम बोलेंगे फॉस्फेटाइडल सेरिन पीएस, 4 नंबर फॉस्फोलिपिड को हम बोलेंगे फॉस्फेटाइडल इनोसिटल, और 5 नंबर को बोलेंगे कार्डियोलिपिन। जो सेकेंड पार्ट है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स 2 टाइप के होते हैं, एक गैंग्लियोसाइड्स और एक सेरिब्रोसाइड्स। और जो 3rd नंबर स्टेरॉल्स है, वो एक टाइप के होते हैं कोलेस्टेरॉल। जो फॉस्फेटाइडिल कोलिन, पीसी और लेसिथिन, जो आपको फॉस्फोलिपिड का पार्ट है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। एक मेजर सर्फेक्टेंट होता है लिपिड का, जो लंग एल्वियोली में रहता है, एंड ये जो लंग को कोलैप्स करने के लिए रोकता है। फॉस्फेटाइडिल जो कोलिन है, ये लंग्स को कोलैप्स करने के लिए मेनली रोकता है। जो इसका जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स है, वो होता है डाइपल मिथाइल फॉस्फेटाइडिल कोलिन, डीपीपीसी जिसको बोलते हैं। और ये जो डीपीपीसी जो सर्फेक्टेंट है, ये अगर नहीं होते, इफ़ डेफिशिएंसी ऑफ डीपीपीसी अगर सेल्स के अंदर हो जाता है, लंग एल्वियोली सेल्स के अंदर, तो ये एल्वियोलर कोलैप्स करने में हेल्प करता है। जो स्पिंगोमाइलिन है, स्पिंगोमाइलिन इज ऑल्सो अ सर्फेक्टेंट, एक सर्फेक्टेंट ऑल्सो, एंड एक माइनर कंपोनेंट है जो फीटल लंग मैच्योरिटी को एसेस करने के लिए यूज़ होता है। जो फीटल लंग मैच्योरिटी को एक्सेस करने के लिए सबसे ज़रूरी दो फॉस्फोलिपिड्स ज़रूरी होता है।
एक है लेसिथिन और सेकंड है स्पिंगोमाइलिन। जो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का रेशियो अगर मोर देन 2 इंडिकेट्स करता है लंग मैच्योरिटी। 3 नंबर पे जो फॉस्फेटाइडिल सेरिन्स है, फॉस्फेटाइडिल सेरिन्स ये इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट ओनली वन साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर, ये मे बी आउटर और मे बी इनर, नेवर ऑन द बोथ सरफेसेस, ये कभी दोनों सरफेसेस पे नहीं हो सकता है। एंड इसके लिए जो दोनों सरफेस पे नहीं होता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन एसिमेट्री। ये जो फॉस्फेटाइडिल सीरीज अगर आउटर सरफेस में अगर प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलेट सेल फॉर एपोप्टोसिस, है ना, इसको ईड में सिग्नल देते हैं। यहाँ पे एक मेकानिज़म है जो जानना बहुत ज़रूरी है, एक एनेक्सिन 5 जो बाइंड्स करता है फॉस्फेटाइडिल सेरिन के साथ इन आउटर सरफेस पे। उसके बाद क्या होता है, एनेक्सिन 5 एंड फॉस्फेटाइडिल सेरिन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इंडिकेट करता है सेल इंटरिंग एपोप्टोसिस को। 4 नंबर पे हमें पढ़ना है फॉस्फेटाइडिल इनोसिटल्स ऑल्सो कॉल्ड, जो फॉस्फेटाइडिल इनोसिटल को हम लोग ये बोलते हैं इनोसिटल ट्राइफॉस्फेट। ये एक सेकेंड मैसेंजर है और ये एक सेकेंड मैसेंजर जो कैल्शियम सेकेंड मैसेंजर है, इसको इन्फ्लक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। ये एक IP3DAG सिस्टम को जेनरेट करते हैं। उसके बाद जो फॉस्फोलिपिड 5 नंबर फॉस्फोलिपिड्स है जो है कार्डियोलिपिन, ये क्या होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली अबंडेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कार्डियक सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्डियक सेल्स होता है ना, जो कार्डियक सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें ये फॉस्फोलिपिड बहुत ज़रूरी होता है। ये इसका अगर एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज अगर डेवलप्ड होता है बॉडी में तो ये इन्फेक्शन को डिनोट करता है। जैसे ट्रिपोनोमा पैलिडम में ये मोस्टली इसके थ्रू जो एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज अगर फॉर्म करता है, ये ट्रिपोनोमा पैलिडम को इंडिकेट करता है, जो VDRL टेस्ट में डिटेक्ट होते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़े थे जो फॉस्फोलिपिड, जो लिपिड्स का 3 पार्ट है ना, पहले अभी हम लोग पढ़ लिए फॉस्फोलिपिड, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड्स जो एक्सक्लूसिवली अबंडेंट इन CNS एंड GIT। ये 2 टाइप के होते हैं, एक है गैंग्लियोसाइड्स और दूसरा है सेरिब्रोसाइड्स। जो गैंग्लियोसाइड्स है, जो GM1 ganglioside present in GIT is recognized by microorganism and used as a receptor for entry। ये क्या करता है, जो गैंग्लियोसाइड्स है ये मोस्टली GIT में प्रेजेंट होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ रिसेप्टर और इनको सेल्स के अंदर एंट्री देते हैं। जैसे विब्रियो कॉलेरी जो टॉक्सिन्स है ये GM1 गैंग्लियोसाइड्स के थ्रू में हमारे बॉडी में एंट्री लेते हैं, जिसके कारण हम लोगों को डायरिया हो जाता है। जो सेरिब्रोसाइड्स है, सेरिब्रोसाइड्स आर फाउंड प्रीडोमिनेटली इन द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस टिश्यू विद हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द माइलिन सेल। ये 2 टाइप के होते हैं मोस्टली, एक गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड्स और सेकेंड है ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। टोटल अभी हमने पढ़े हैं जो ग्लाइकोसाइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है वो 2 टाइप के होते हैं, जो ग्लाइकोलिपिड्स है वो 2 टाइप के होते हैं, गैंग्लियोसाइड्स एंड सेरिब्रोसाइड्स। और अभी हम पढ़ेंगे कोलेस्टेरॉल जो प्रेजेंट करते होते हैं स्किन में एज अ प्रिकर्सर फॉर्म में, जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल फॉर्म में रहता है। ये सनलाइट के प्रेजेंट में विटामिन D बनाते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ना वो प्रेजेंट करते हैं आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रेजेंट थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। ये मोस्टली पूरा जो मेम्ब्रेन है चाहे वो इनर साइड हो या आउटर साइड हो, दोनों साइड पे प्रेजेंट रहता है। एक हार्मोन रिसेप्टर्स की तरह काम करता है, जो GPCRS जी प्रोटीन कापल रिसेप्टर्स भी होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स भी रहता है इसमें, और पाम्स लाइक जैसे सोडियम पोटेशियम पाम्स रहता है, आयन चैनल्स रहता है जैसे क्लोराइड आयन चैनल्स। यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जो हम लोग को, जो हमारे फर्स्ट ईयर MBBS में बहुत ज़रूरी है,
जो CFTR, व्हाट इज CFTR? CFTR जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन है जो रेगुलेट्स करता है जो क्लोराइड जो चैनल्स है इसको ओपनिंग करने में। CFTR जीन म्यूटेशंस अगर हो जाता है तो इसके कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे पेरिफेरल प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं सेल के आउटर सरफेस में, और इसका जो फंक्शन है ये मेनली जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है ये मेनली सपोर्टिव इन नेचर होता है, जो सेल्स के जो सपोर्टिव कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। दिस सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ RBCs एंड द स्केलेटल मसल। ये RBCs और स्केलेटल मसल्स के एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। जो RBC स्ट्रक्चरल्स प्रोटीन जो होते हैं ना वो दो प्रोटीन होता है, एक स्पेक्ट्रिन और एक एनकाइरिन। जो स्पेक्टिन और एनकाइरिन है ना इसका भी म्यूटेशन होता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी सेकंड पॉइंट में ये है स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल मसल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रोफिन और सर्टेन सेल सरफेस रिसेप्टर। टोटल ये पेरिफेरल प्रोटीन का फंक्शन है। अभी यहाँ पे दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक है स्पेक्ट्रिन और एक है एनकाइरिन। जो इफ़ अगर स्पेक्ट्रिन जो अगर म्यूटेशन हो जाता है ना तो इसका जो RBC का शेप है ये चेंज टू इक्विप्टिकल हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस। अगर एनकाइरिन प्रोटीन्स को म्यूटेशन होता है ना तो इसका जो शेप है ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है एंड मैक्रोफेज लीडिंग हो जाता है। इससे कारण जो RBCs है वो टूट जाता है और इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स है ना ये पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है जो एंकर प्रोटीन क्या है। एंकर प्रोटीन क्या होता है? जो डिस्ट्रोफिन है ना ये एक एंकर प्रोटीन है जिसका म्यूटेशन के कारण डुचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। ये लाइन कोट टू कोट याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्ट्रोफिन को म्यूटेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते डुचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी या DMD। ये इसके कारण जो डिस्ट्रोफिन मसल्स है ये स्केलेटल मसल्स वीकनेस को डिनोट करते हैं। गोअर साइंस पॉजिटिव होता है जिसको हम क्लाइंबिंग ऑन ओन बॉडी टू स्टैंड्स होते हैं। मसल वीकनेस हम देखते हैं इसमें। और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स जो अभी हम पढ़ेंगे, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन जो फॉस्फेटाइडिल इनोसिटल एंकर्स के साथ ऐड होते हैं, इसको हम ऑल्सो GPI प्रोटीन्स बोलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ दिस प्रोटीन इज CD। इसमें दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक CD55 और CD59 जो मेनली क्या करता है हीमोलाइसिस, जो RBC का हीमोलाइसिस होता है ना उसको रोकता है ना। अगर एब्सेंस ऑफ अगर CD55 और CD59 अगर एब्सेंस होता है RBC के ऊपर से तो इसमें हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा एट नाइट में, जिसको हम बोलेंगे पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मान लो एक RBC है और इसके ऊपर दो प्रोटीन जैसे CD55 और CD59 प्रेजेंट है। अगर ये जो RBC है इसके ऊपर अगर CD55 और CD59 अगर एब्सेंट हो जाता है तो RBC का क्या होगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, जिसके कारण हीमोग्लोबिन जो है ना यूरिन के थ्रू से एक्सक्रिएटेड होते रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। यहाँ पे और भी जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो भी एक चीज़ है जो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शन इन RBCs फॉर ये इसका मेन फंक्शन जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स है ना इसका मेन फंक्शन है RBC के ऊपर फॉर ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए अगर ये ब्लड ग्रुप है ना
तो उसके जो ऊपर जो ब्लड ग्रुप है, मतलब ये जो ब्लड है जो आरबी से, इसके जो सरफेस एरिया पे कौन सा प्रोटीन रहेगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, जो नैक नाम से हम जानते हैं, शुगर प्रेजेंट ऑन आरबीसी। एंड बी ब्लड ग्रुप जो है ना, इसके ऊपर कौन सा शुगर रहेगा, गैलेक्टोज शुगर ऑन आरबीसी के ऊपर रहता है। ए बी में बोथ रहता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एंड शुगर प्रेजेंट होता है। जो वो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो नो शुगर होता है, उसके ऊपर कोई शुगर नहीं होता है। और यहाँ पे और एक पॉइंट बहुत अच्छा से जानना ज़रूरी है, जो हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, जो इन ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे एक एक्सेप्शन जानना बहुत ज़रूरी है। इन माइलिन नर्व सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन इज रिवर्स, लिपिड 80% होता है और प्रोटीन 20% होता है। जो हमने नॉर्मली क्या देखा है, जो कोई भी एक सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन 55%, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 5%। बट इन माइलिन में जो नर्व सेल मेम्ब्रेन होता है ना, यहाँ पे लिपिड बहुत ज़्यादा परिमाण में रहते हैं, 80% एंड प्रोटीन 20% रहता है।